आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय आपके लिए चुनकर लाते हैं, जिस पर विस्तार से हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा होती है। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम में, तो आप फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय है ई गोपाला ऐप, और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे बकरी पालन के बारे में। जी हां, ये दो महत्वपूर्ण विषय होंगे, ई गोपाला ऐप और बकरी पालन, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आप अगर इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। आपको कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखना है कि टीवी की आवाज बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करनी है, तो बातचीत में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों का परिचय करा दे, जिनसे हम हमारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी। आप संयुक्त आयुक्त है डेयरी पशुपालन मत्स्यिकी मंत्रालय, भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में डॉक्टर भूषण त्यागी। और इसके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शोभिक पाल, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, असम से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है ई गोपाला ऐप, तो क्या है ये ऐप और किस तरह की सुविधाएं, जानकारियां इससे किसानों को मिल सकती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भूषण त्यागी, जानना चाहेंगे आपसे इस ऐप के बारे में बताएं। जी, ये ऐप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है और इस ऐप को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया। जी। इस ऐप से किसानों को सारी जानकारी अपने पशुओं के विषय में पता लग जाती है। और अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे सभी किसान भाई इस ऐप को डाउनलोड करके रखें, क्योंकि पशुपालन के विषय में जो भी जानकारी उनको चाहिए गाय और भैंस से रिलेटेड, वो सारी की सारी इस ऐप पर उपलब्ध है। जैसे हम बात करेंगे पशु पोषण की, इसमें बात करेंगे, हम बात करेंगे कि पशुओं को कब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है, यानी किसान को एक अलर्ट भी इससे मिल जाता है कि आपको इस तारीख में एआई हुई थी, आपका गाय गाभिन हुई है कि नहीं हुई है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप पीडी कब करवाएं उसकी जानकारी इसमें मिल जाएगी। अगली हीट पर अगर पशु आता है तो उसके बारे में भी अलर्ट से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप के आसपास में कोई अगर इवेंट हो रहे हैं, क्योंकि किसानों को ये जानकारी नहीं होती कि हमारे आसपास में कोई इवेंट हो रहा है, पशुपालन विभाग कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसकी जानकारी भी किसानों को इस ऐप के द्वारा मिल जाती है कि किस तिथि को किस गांव में कौन सा आयोजन हो रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे NADCP हमारा चल रहा है, उसके अंदर FMD का वैक्सीनेशन होता है या ब्रुसेलोसिस का वैक्सीनेशन होता है, उसकी सूचना किसानों को तुरंत मिल जाएगी। या कोई फर्टिलिटी का कैंप किसी जगह पर चलाया जा रहा है, उसकी भी सूचना किसानों को मिल जाएगी। इसके साथ में हमने पशु बाजार को भी जोड़ा हुआ है। तो पशु बाजार में अगर किसान भाई जाना चाहते हैं तो पशु बाजार में जाकर पशुओं की खरीद फरोख्त करना, एम्ब्रियो की खरीद फरोख्त करना, सीमन डोज को भी खरीदना और AI टेक्नीशियन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। अगर पशु चिकित्सक के बारे में जानना चाहते हैं कि पशु चिकित्सक
कहाँ पर है, कैसे अवेलेबल होगा, उनके मोबाइल नंबर भी इस ऐप के अंदर में आपको आधुनिक मिल ऐप ये जाएंगे। तैयार किया गया है और एक क्लिक में बस तमाम जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर किसानों को मिल जाएगी। तो विस्तार से इसके बारे में जानेंगे हम आगे इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन भी कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलती है। इससे डेयरी किसानों को भी काफी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाती हैं। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिलती है। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहती है। सरकार के इस कदम से पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए, पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने ई गोपाला ऐप पर देखी है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अगले विषय के लिए अगले मेहमान का ये रुख करते हैं। और डॉक्टर शोभिक, बकरी पालन के बारे में आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले हमें बताएं कि जो हमारे देश के छोटे और सीमांत किसान हैं, खासतौर पर अगर उनकी आमदनी बढ़ाने की बात की जाती है तो किस तरह से जो बकरी पालन है वो उनके लिए सहायक होता है, और व्यवसाय के रूप में जब इसे वो चुनते हैं तो शुरू करने से पहले उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, समस्त किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आजकल के दिनों में ये देखा गया है कि बकरी पालन एक आमदनी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है जी। इसके लेकिन मैं ये कहूंगा कि बकरी पालन शुरू करने से पूर्व किसान भाई और बहनों को चंद बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला जो आता है वो है ट्रेनिंग। बकरी पालन शुरू करने से पहले वो वैज्ञानिक बकरी पालन या व्यावसायिक बकरी पालन पे एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, अर्थात अपने आप हाथों से सीखेंगे ऐसा ट्रेनिंग जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में करवाई जाती है। साल में 8 ट्रेनिंग होता है। आप इसमें जरूर एक बार भाग ले जी। दूसरी बात यह है कि आपको पहले ये फिक्स करना पड़ेगा कि बकरी पालन का उद्देश्य आपका क्या है, अर्थात मांस के लिए आप बकरी पालना चाहते हैं या दूध के लिए पालना चाहते हैं, क्योंकि तो इसके लिए नस्ल अलग अलग होगी। बिल्कुल। तीसरा है तो इसके बारे में विस्तार से डॉक्टर शोभिक आपसे जानेंगे कि किसानों को किस तरह से जो नस्ल है उसका चुनाव करना चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन आपने बहुत ही अहम बात कही है कि शुरुआत करने से पहले प्रशिक्षण जरूर ले लेना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से बकरी पालन के बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। देश के बंजर, दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में बकरी पालन विशेष रूप से किया जाता है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत लगाकर छोटी जगह में भी आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए किया जाता है।
बकरी पालन में ना तो किसी खास तरह के आहार की जरूरत होती है और ना ही किसी खास किस्म के बड़े आवास या विशेष जलवायु की जरूरत पड़ती है। बकरी की कई नस्लें हैं, जिनमें से एक है ब्लैक बंगाल। इस नस्ल की बकरियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और उत्तरी उड़ीसा में पाई जाती है। बीटल, मेहसाना और जखराना आदि भी बकरी की नस्लें हैं। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो उन रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों में मुख्य रूप से मुंह पका, खुर पका, पेट के कीड़े और खुजली आदि रोग होते हैं। आमतौर पर ये रोग बरसात के मौसम में होते हैं, इसीलिए बरसात आते ही बकरियों की अच्छे से देखभाल करें, जिससे इन्हें रोगों से बचाया जा सके। ये रोग बहुत तेजी से फैलते हैं, इसीलिए जैसे ही इन रोगों के लक्षण बकरी में आए, तो तुरंत इनका इलाज किसी अच्छे पशु चिकित्सक से कराएं। बकरियों को जंगली और हिंसक जानवरों से बचा कर रखना चाहिए। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए, तो बकरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। आइए फिर से रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। और डॉक्टर श्रॉविक, जैसे कि अभी अभी आपने बताया रिपोर्ट से पहले कि जो बकरी पालन है वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसी के अनुसार जो नस्ल है उसका चुनाव बकरी पालकों को करना चाहिए। इसके अलावा जो नस्ल का चुनाव है उससे किन और बातों का ध्यान रखते हुए चुनाव करना चाहिए, और कुछ खास नस्लों के बारे में अगर आप यहाँ पर सुझाव देना चाहें। जरूर। देखिए, नस्ल का जो चयन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नस्ल जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है फार्म में। तो नस्ल का चयन आप अपने क्षेत्र के अनुसार करेंगे, क्योंकि ये जो नस्लें हैं ये प्राकृतिक रूप से वहां के जलवायु के अनुसार प्राकृतिक रूप से सालों दर साल में विकसित हुई है। अब ये उस जलवायु में अपना बढ़िया से वो रह सकते हैं एवं बढ़िया से अपना प्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा उस एरिया में या उस क्षेत्र में जो रोग होते हैं, ऑलरेडी उन बकरियों में उन रोग के खिलाफ प्रतिरोध की क्षमता बनी हुई है। तो इसीलिए हम कहते हैं आप जहां के हैं वहीं का बकरी पालिए। जैसे मान लीजिए आप अगर उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप बर्बरी, जमुनापरी, रोहिलखंडी ऐसे इन बकरियों का चयन कीजिए। अगर आप पंजाब के हैं तो बीटल बकरी का चयन कीजिए। आप अगर पश्चिम बंगाल या बिहार या झारखंड के हैं तो आप ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसका पालन कीजिए। अगर आप हिमाचल के हैं तो बड़ी बालों वाली जो गद्दी या चेगू है उन बकरियों का पालन कीजिए। महाराष्ट्र अगर है तो आप बेरारी, कंकन कन्याल, ओस्मानाबादी, संगमनेरी इन सब बकरियों का पालन कीजिए। और उद्देश्य, अगर आप बकरी दूध का फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो जो बकरियां जैसे जमुनापरी या सिरोही या जखराना ऐसे जो बकरियां है जो ज्यादा दूध देती है, आपको उन नस्लों का चयन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मांस के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो छोटे आकार की जो बकरियां होती है जैसे बर्बरी, फिर आपका ब्लैक बंगाल, इन बकरियों का चयन आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पशुओं के नस्ल का चुनाव, क्योंकि जो पशु की उत्पादन क्षमता है वो काफी हद तक इस पर निर्भर करती है। तो ऐसे में डॉक्टर त्यागी आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए जो किसान हैं, क्या ई गोपाला ऐप के जरिए उन्हें किस तरह से जो उनके आसपास मौजूद जो उन्नत नस्लें हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है? साथ ही देसी नस्लों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या संकर नस्लों के साथ साथ देसी नस्लों के बारे में भी उन्हें जानकारी मिल जाती है? उनको पूरी जानकारी मिलती है, देशी नस्लों के बारे में भी जानकारी है इसके अंदर में। तो आपको किसानों को इसके अंदर में जब जाने के लिए पशु बाजार करके है इसमें, तो पशु बाजार में उनको जाना होगा। पशु बाजार में जब वो जाएंगे तो उससे जुड़ जाएंगे वो हमारे सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म से, जो हमारे फार्म्स हैं उनसे, और स्टेट कैटल ब्रीडिंग फार्म से जुड़ेंगे, सीमेन स्टेशन से जुड़ जाएंगे। और उनको अगर किसी तरह के एम्ब्रियो को खरीदना है, किसी तरह के सीमेन डोजेस को खरीदना है, लाइव पशु को अगर उनको खरीदना है, तो इसको खरीद फरोख्त भी वो कर सकते हैं। तो लाइव पशु में सारी सूचनाएं उपलब्ध है, उसमें देशी नस्लों के बारे में, कौन सी नस्ल
कितना दूध देने वाली है, उसको टीके पूर्ण रूप से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और वो नस्ल उनके क्षेत्र में किस तरह से काम करेगी, कैसी रहेगी, उसकी भी सूचना उसमें उपलब्ध है। साथ ही साथ वो किसी पशु चिकित्सक से अगर सलाह लेना चाहते हैं कि हमें इस नस्ल की गाय या भैंस चाहिए और ये नस्ल हमारे क्षेत्र में किस तरह का कार्य करेगी, उसकी भी सुविधा इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है कि वेटनेरियन का नंबर, मोबाइल नंबर इस पर दिया गया है, उसको क्लिक करके उस वेटनेरियन से, अपने पास के पशु चिकित्सक से वो बात कर सकते हैं। एआई टेक्नीशियन से भी वो संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको देशी नस्लों के सीमन की आवश्यकता है तो वो अपने एआई टेक्नीशियन से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कि किसी जो हमारे वीर्य केंद्र हैं उनसे वो जुड़ सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि हमारे पास में किस तरह के सांड उपलब्ध है और सांड की उत्पादकता कितनी है और वो सांड उनके लिए कितना अच्छा रहेगा। देखने के बाद में वो एआई टेक्नीशियन को बता सकते हैं कि इसका सीमन, इस सांड का सीमन उसे चाहिए और अपने पशुओं की वृद्धि करने के लिए। साथ ही साथ अगर वो देखना चाहते हैं कि मैं इस पशु की नस्ल का जो पशु है वो किस पशुपालक के पास में उपलब्ध है, जैसे पशु ई-हार्ट पोर्टल पे उपलब्ध है, तो वो जानकारी भी इस पोर्टल में, इस ऐप के अंदर में उपलब्ध होगी और पशुपालक देख सकते हैं कि ये पशु इस पशुपालक के पास में उपलब्ध है, उसका मोबाइल नंबर भी वहां पे उपलब्ध होगा, उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी, उसकी भी सूचना इस ऐप के ऊपर उनको मिल जाएगी। तो सारी सूचनाएं उपलब्ध है, पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी इस ऐप के जरिए किसान को। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नरेश कुमार जी रोहतास बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो नरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर शौविक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो नस्ल का चुनाव है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपने बताया। नर बकरे का जब चुनाव करना हो तो फिर कैसे चुनाव करें, इसके बारे में बताएं। देखिए जी, मोनालिसा जी धन्यवाद। नर बकरे का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि तो पशुपालन में जो हम जेनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं वो नर से आता है। मतलब प्रोडक्शन कितना होगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है कि नर का चुनाव कैसा हो, नर बढ़िया नस्ल का हुआ हो जी। तो हम पहले ये करेंगे कि नर प्योर ब्रीड, अच्छा शुद्ध नस्ल का हो, वो स्वस्थ हो, उसको सारे, अभी जैसे त्यागी जी कह रहे थे कि टीकाकरण के बारे में, उसको टीके सारे लगे हो, उसकी उम्र बहुत ज्यादा ना हो, उसका लिबिडो सही हो, उसके जो दोनों पेरेंट्स, उसके माँ बाप है वो भी प्योर या शुद्ध नस्ल के हो जी। नस्ल के अनुसार उसका साइज बड़ा हो, अर्थात हम ये कहेंगे कि उस नस्ल के अनुसार 5 से 10% जो एनिमल बहुत बड़े अच्छे साइज के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, वो उस 5 से 10% का हो। उसके बाद उसके जो माँ है उसके नीचे दूध ज्यादा हो, मतलब 90 दिन का जो उसका दुग्ध उत्पादन वो ज्यादा हो, और उसके पिता का जेनेटिक पोटेंशियल बढ़िया हो, और उसमें किसी तरह का डिफॉर्मिटी या हम जैसे कह सकते हैं कि उसे किसी तरह का उसका स्वास्थ्य में खराबी कुछ ना हो। इन पॉइंट, इन आकारों का अगर आप ध्यान रखें तो आप एक बढ़िया नर अपने फार्म के लिए चुन सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा और भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे बकरी पालन के बारे में, साथ ही ई गोपाला ऐप के बारे में भी अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। बहरहाल इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद
उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम ई गोपाला ऐप और बकरी पालन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और जैसे कि अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले जाना कि जो नर बकरियां हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है। डॉक्टर शौबिक, इसी के साथ ही आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो मादा बकरियां हैं उनके चुनाव को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही कैसे जाने कि अब प्रजनन लायक हो गई है बकरी। हाँ जी, धन्यवाद मोनालिसा जी। लगभग जो मैंने बोला था, नर बकरियों के चयन के लिए आपको जिन बिंदुओं का ध्यान रखना है, लगभग उन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखना है। बस कुछ दूसरी बात ये है, आप इनका ये ध्यान रखें कि उसका शारीरिक विकास जो है मादा बकरी का वो समय संगत हो, उसके पहली बार प्रजनन की उम्र कम रहे, उसके बच्चे मतलब उसके जो हम जो जुड़वा बच्चे या 3 बच्चे एक साथ देने का अगर हिस्ट्री वैसा है कि 3 बच्चे या 4 बच्चे एक बार में दिए है तो वो बहुत बढ़िया है। उसकी दूध देने की क्षमता ज्यादा हो और गर्भ संबंधी कोई डिजीज या गर्भपात जैसे ऐसे कोई हिस्ट्री उसमें ना हो। ये साथ ही हम ये कहते हैं, जैसे एक थंब रूल हम कहते हैं कि प्रजनन लायक बकरी कब हो गई है उसका कैसे ध्यान लगाया जाए। तो हम ये मानते हैं कि छोटे आकार के ब्रीड में जब वो 9 से 10 महीने की हो गई हो और उसका शारीरिक वजन 10 किलो से ऊपर हो गया हो तो प्रजनन लायक है। अगर मध्यम आकार की जो बकरी है वो 10 या 11 महीने की हो गई हो या उसका शारीरिक वजन जो है 17 से 18 केजी हो गया हो तो वो प्रजनन लायक हो गई है। और बड़े आकार की जो बकरियां है उनका जब उम्र 16 से 18 महीने हो गया हो या उनका शारीरिक वजन जब 20 केजी से ऊपर 22 केजी या 21 केजी हो गया हो तब वो प्रजनन लायक हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर शौबिक, आगे भी हम आपका रुख करेंगे लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बजरंगी कुमार जी जुड़ गए हैं समस्तीपुर बिहार से। बजरंगी जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। बजरंगी जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे टीवी की आवाज बंद कर दें कृपया। जुड़ गए हैं समस्तीपुर बिहार से। बजरंगी जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना। बजरंगी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कृपया, फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिए। जी मैम, मैं तो बंद कर दिया टीवी की आवाज। ठीक है, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी मैम, मैं जानना ये चाहता हूँ अगर 7 महीने की गर्भ में है गाय जी और मिनरल दी जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? क्या है अगर 7 महीने की गर्भ में है और मिनरल अगर दी जाए मिनरल मिक्सचर तो दी जाए या नहीं दी जाए? अगर दी जाए तो कौन सी दी जाए? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर त्यागी क्या सुझाव देंगे? देखिए बजरंगी जी, आपकी गाय गाभन है, आपने बताया कि 7 महीने की गाभन है, तो इसमें मिनरल मिक्सचर देने में तो कोई हानि नहीं है। मिनरल मिक्सचर तो हम रिकमेंड ही करते हैं और उसको अच्छे से अच्छा राशन जो आपका है वो दिया जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, बकरियों में स्टीमिंग अप करते हैं तो अच्छा राशन देते हैं जब गर्भ के आखिरी 3-4 महीने उसके बचते हैं, तो आपके जो आखिरी 1 महीना 1.5 महीना जो बचा हुआ है उसमें आप अच्छे से उसको राशन दीजिए, बैलेंस्ड राशन खिलाइए। बैलेंस्ड राशन में मिनरल मिक्सचर भी है, विटामिन भी है और आपका खल भी खिला रहे होंगे आप अपने पशु को, तो खल की मात्रा भी ठीक रखिएगा। ये नहीं कि आप कम कर दें उसका चारा क्योंकि दूध नहीं दे रही है आपकी गाय तो आप कम कर देंगे, तो जब दूध देने के लिए वो तैयार होगी आपकी गाय कम मात्रा में दूध देगी। अगर अधिक मात्रा में आप दूध चाहते हैं तो अच्छा बैलेंस्ड राशन आप उसको देना होगा। जैसे हम बात कर रहे थे ई गोपाला ऐप की, तो आप ई गोपाला ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा और उसके ऊपर पशु पोषण करके हमारा है, तो पशु पोषण में आप जाइएगा। पशु पोषण में आपके पास में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके नाम दे दीजिएगा। जैसे आपके पास में सरसों की खल है या अलसी की खल है, किस तरह की खल आपके पास में, मूंगफली की खल है, उस खल को आप अगर उपयोग कर रहे हैं तो उस कितनी क्वांटिटी में वो खल आप देते हैं, तो अपने आप आपको एक राशन बना के वो दे देगा, बैलेंस्ड राशन, कि कितना राशन आपकी गाय को या आपकी भैंस को चाहिए, तो वो राशन की सूचना आपको मिल जाएगी। हाँ, केवल आपकी अगर गर्भवती गाय है तो इसमें टीके नहीं लगवाना चाहिए, तो टीके लगवाने से कभी कभी गर्भपात हो जाता है, तो आप टीके मत लगवाइएगा। साथ ही साथ कृमिनाशक जो दवाइयां हैं
वे भी पशुपालकों को इस दौरान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनमें भी गर्भपात होने का अंदेशा बना रहता है। तो ये 2 आप सावधानी बरतें। बाकी चारे में आप जो खिला रहे हैं अच्छा खिलाइए, ज्यादा ठीक से खिलाइए, जिससे कि अगले बार आपको अधिक से अधिक मात्रा में दूध मिल सके। बिल्कुल। तो बजरंगी जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उमेश कुमार जी छत्तीसगढ़ से। उनसे बात करते हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। उमेश जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। उमेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बंद कर दिया। जी पूछिए। सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी अपना सवाल पूछिए। ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में, बलरामपुर से कौन सी नस्ल की गाय पालने में मुझे लाभकारी होगा? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर त्यागी, बताएं क्या सुझाव देंगे? उमेश जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो मेरा सुझाव आपके लिए तो काफी अच्छी नस्ल की गाय ना, गिर गाय आपके प्रदेश ने रखी है। और गिर गाय का जो सीमन है, वीर्य है, वो भी आपके जो वीर्य केंद्र है अंजोरा दुर्ग में, उस पर उपलब्ध है। तो अच्छी नस्ल के सांड भी उपलब्ध है आपके प्रदेश में, और गिर गाय आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ साहिवाल नस्ल की गाय भी बहुत अच्छी है। साहिवाल नस्ल की गाय भी आप रख सकते हैं, अधिक दूध देने वाली है। और आपके प्रदेश में कई जगह पर साहिवाल नस्ल की गाय उपलब्ध है। जैसे कि आपने कभी दुर्ग में गए होंगे, दुर्ग का वेटनरी कॉलेज है, वहां पर साहिवाल नस्ल की गाय काफी अच्छी संख्या में उपलब्ध है। वहां से भी आप गाय, अगर वहां से आपको मिल जाती है तो वहां से आप गाय खरीद सकते हैं। साथ ही साथ प्रदेश का एक कैटल ब्रीडिंग फार्म है दुर्ग में ही, तो दुर्ग में जाकर उस गाय को भी आप देख सकते हैं। तो साहिवाल नस्ल की गाय आप रखें या गिर नस्ल की गाय आप रखें। रेड सिंधी नस्ल की गाय भी कुछ कृषक रखने के इंटरेस्टेड होते हैं। तो लाल सिंधी जो गाय है वो हमारे उत्तराखंड में मिलेगी। उत्तराखंड में उसका कैटल ब्रीडिंग फार्म है। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म पर भी लाल सिंधी गाय हमारी, रेड सिंधी गाय हमारी उपलब्ध है, उसको भी आप ले सकते हैं। ये 3 या 4 जो नस्लें, ये बहुत अच्छा दूध देने वाली है। आपके आसपास है या नहीं, इसके लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा नस्ल, थार पारकर नस्ल, ये भी अच्छी नस्लें हैं, इनको भी आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। जी उमेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह से सरकार ने कई तरह के ऐसे प्रयास किए हैं ताकि जो किसान हैं उन्हें सुविधा हो जाए, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर वो खेती किसानी के मामले में अगर जुड़े हुए हैं, तो उन्हें किस तरह से सुविधा हो और उनकी उत्पादकता क्षमता जो है वो बढ़ती जाए, उसके लिए सरकार ने कई तरह के प्रयास किए हैं। और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए खास प्रयास ये किए गए हैं कि हाल ही में 3 नए कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं और ये जो कानून है वो कई लिहाज से आपके लिए मददगार साबित होने जा रहे हैं। तो क्या खासियत है इस कानून की, इसके बारे में आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी सराहनीय कार्य किए हैं। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी मिली है, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीत गृहों
वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। यह अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने के विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरह से किसानों के लिए काफ़ी हितकारी है ये नए कृषि कानून, और इसी तरह से जो सरकार है उसके तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जो किसान है उसे सशक्त बनाया जाए। और इस कार्यक्रम में हम बढ़ेंगे इस वक्त आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं, तो आइए उनसे बात करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और रविकांत जी बताएं क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ, हम चाहते हैं जी, हम चाहते हैं तो हमारे बिहार में कौन सी बकरी पालना चाहिए जिससे हम लोग को लाभ होगा। जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर शौविक, आप क्या सुझाव देंगे? बिहार रोहतास से जुड़े हुए हैं रविकांत जी, और उन्हें कौन सी नस्ल की बकरी वहां पर पालनी चाहिए? रविकांत जी को पहले ही मेरा नमस्कार। रविकांत जी, आप बिहार से हैं, तो बिहार में आपको पालने के लिए एक बहुत ही बढ़िया नस्ल की बकरी जो है, जो बिहार बंगाल क्षेत्र में बड़ी मतलब फेमस है, उसे कहते हैं ब्लैक बंगाल। जी, ब्लैक बंगाल बकरी आप पालिए। और आपको ब्लैक बंगाल बकरी पालने के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के जो AICRP नेटवर्क प्रोजेक्ट चलता है उसके अनुसंधान आपको रांची में एवं पश्चिम बंगाल के बेलगाछिया में जो वेटनरी कॉलेजेस है वहां पे ब्लैक बंगाल गोट के संरक्षण पे प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको वहां से शुद्ध ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरी मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो रविकांत जी, आपको यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही और जो उचित नस्ल है उसका चुनाव करेंगे और अच्छा उससे लाभ आपको मिलेगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर त्यागी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ई गोपाला ऐप के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो पशुपालक है उन्हें कई तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए पहले से ही ई पशु हाट पोर्टल है। इसके अलावा भी ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि काफी खूबियां हैं अलग से, जिसमें से खास तौर पे पशु आधार के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि इसकी व्यवस्था की गई है। क्या है पशु आधार? देखिए, हमारे जितने भी पशु हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं उनके कान में जो प्लास्टिक का टैग है, पॉलीयूरेथेन टैग जिसको हम बोल रहे हैं, तो पॉलीयूरेथेन टैग उनके कान में लगाया जाता है जो 12 डिजिट का एक नंबर है। और इस 12 डिजिट के नंबर से हम पशु की पूरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि पशु किसका है, पशु की ओनर कौन है, उसको टीकाकरण कब हुआ, कौन सी दिनांक को हुआ, अगली ड्यू डेट टीकाकरण की कौन सी है। अब इस ऐप के अंतर्गत अगर आप माई इनाफ करके खोलेंगे या पशु आधार खोलेंगे, तो पशु आधार पर जब हमारे किसान जाएंगे तो उस पर उनका नंबर लिखना होगा, टैग नंबर अपने पशु का। अगर वो टैग नंबर को लिख लेंगे उस जगह पर, टैग नंबर लिखने के बाद में पशु की सारी जानकारी, उस पशु की सारी जानकारी उनको मिल जाएगी कि पशु को टीके कब लगे थे, मेरे पशु को अगला टीका कौन सी दिनांक को लगेगा, उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब हुआ था या कृत्रिम गर्भाधान कब हुआ था, और अगर कृत्रिम गर्भाधान हुआ तो हमारा पशु ज्ञापन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में भी उसकी जानकारी होगी। यानी पीडी की जानकारी भी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं, उसकी जानकारी भी उसमें होगी। साथ ही साथ अगर ज्ञापन नहीं हुआ है तो अगली हीट पर कब आएगा, इसके लिए ये हमारा जो ऐप है अलर्ट भी जारी कर देता है, किसान को बता भी देता है ऑटोमेटिकली कि भाई आपका किसान, आपकी गाय अब फिर से ताव में आ गई है 21 दिन के बाद में, अगर ज्ञापन नहीं हुए तो 21 दिन के बाद में ताव में आ गई होगी, तो आप कृत्रिम गर्भाधानकर्ता को दिखा लीजिए, और दिखाने के बाद किसान उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकता है। तो काफी अच्छी सूचना किसान को मेरे आधार से मिल जाती है। आधार के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पशु आधार के द्वारा हम 53.5 करोड़ पशुओं को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यानी इसमें हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी
और शुकरों को पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इस आइडेंटिफिकेशन से हमें अनेकों लाभ होने वाले हैं। यानी हमें पता लग जाएगा कि पशु की किस तरह से हमारी ब्रीडिंग हो रही है, पशु की नस्लों में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पशुओं का टीकाकरण पूरी तरह से हो गया है कि नहीं हो गया है। जिन पशुओं का टीकाकरण नहीं हुआ उनको टीकाकरण करवाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी जानकारी पशु के बारे में मिल जाती है उसके आधार से, और इसकी व्यवस्था जो है वो ई गोपाला जो ऐप है उसमें की गई है। और इसी तरह से इस ऐप के बारे में, साथ ही बकरी पालन के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम ई गोपाला ऐप और इसके साथ ही बकरी पालन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल यहां पर हम लेंगे। रियाज अहमद जी इस वक्त कुलगाम कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रियाज जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ मैडम, आजकल हमारी गाय एचएफ की है जी, तो उसकी दूध की पैदावार आजकल कम हो रही है। ठीक है। और उसका ब्रीड जो है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क, उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी मिल्क की क्षमता कितनी होती है। ठीक है जी, डॉक्टर त्यागी बताएं। रियाज जी, आपकी गाय अच्छी नस्ल की है, होल्स्टन फ्रीजियन आपने बताई है, तो आप बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पशु भी रख रहे हैं अपने पास में। तो सबसे पहला आपका प्रश्न था कि दूध की मात्रा में कमी हो रही है। तो दूध की मात्रा में कमी दो कारणों से होती है। या तो पशु लेट स्टेज में, जो लैक्टेशन का लेट स्टेज होता है ना, मान लीजिए 200 दिन दूध दे चुकी है और अब 100 दिन का जो पीरियड बाकी है लैक्टेशन जो पीरियड होता है हम 305 दिन इसमें मान के चलते हैं। तो अगर उस लेट स्टेज में तो दूध की मात्रा कम हो ही जाती है। पर लेकिन अगर दूध की मात्रा शुरुआत में ही कम हो रही है, अपनी जो जिस मात्रा के हिसाब से बढ़ना नहीं चाहिए बढ़ नहीं रहा है, तो आप या तो कैल्शियम की कमी रख रहे हैं अपने राशन में, या संतुलित आहार नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि आप इसके लिए ई गोपाला ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाकर। और डाउनलोड करने के बाद में पशु पोषण जो हमारा मॉड्यूल है उसमें जाकर आप अपनी सूचनाएं भर सकते हैं कि कौन कौन सी आपके पास में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, क्या क्या आप अपने पशु को खिलाते हैं, किस किस मात्रा में खिलाते हैं, वो पशु आपका कितना दूध दे रहा है। तो एक संतुलित आहार आपको बनाकर हमारा ये ऐप दे देगा कि इतना आहार इसको खिलाना चाहिए और इस मात्रा में इसको दूध मिलेगा। और
दूध की कीमत क्या होगी, यानी जो 1 लीटर आप दूध उत्पादित करते हैं अपने पशु से, उसकी कीमत कितनी आएगी, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप जानकारी चाह रहे थे कि डेनमार्क के पशु की उत्पादन क्षमता क्या होती है। डेनमार्क का जो पशु है उसकी उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है। डेनमार्क का होल्स्टीन फ्रीजियन काफी अच्छी मानी जाती है और डेनमार्क की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो करीब करीब 9 से 10 हजार किलोग्राम के बीच आजकल के दिनों में है। और डेनमार्क अपने दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो होल्स्टीन फ्रीजियन है उसकी एक खासियत यह है कि इसकी फैट परसेंटेज काफी अच्छी है, यानी 3.5 से 4% के बीच में फैट होल्स्टीन फ्रीजियन में यहाँ पर मिलती है। डेनमार्क अपनी जर्सी नस्लों के लिए भी जाना जाता है और जर्सी की नस्ल हमने यहाँ से इंपोर्ट भी की है। और डेनमार्क के बुल शायद हमारे जम्मू कश्मीर को भी मिले हैं और अभी और भी जो बुल है वो भी जम्मू कश्मीर को मिलेंगे इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है। जी बिल्कुल। तो रियाज जी, आपको बहुत ही विस्तार से आपके सवाल का जवाब मिल गया। और पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके आहार का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो डॉक्टर शौविक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बकरियां हैं उनके लिए आहार प्रबंधन कैसे करना चाहिए। खासतौर पर जानना चाहूंगी कि अगर गाभिन बकरी है तो फिर उन्हें किस तरह का आहार दिया जाना चाहिए। धन्यवाद मोनालिसा जी। बकरी के आहार प्रबंधन के लिए पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बकरियों का ये ज्यादातर देखा गया है कि बकरियों का जो फीडिंग होता है उसमें क्या होता है, वो एनर्जी डिफिशिएंट हो जाती है। बाकी तो हो जाता है लेकिन एनर्जी डिफिशियंसी का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। तो हम एक ये थंब रूल मान के चलते हैं कि अगर आप ये माने कि पूरे आहार का 1/3 कंसेंट्रेट अर्थात दाना, 1/3 हरा चारा। हरे चारे में मैं ये कहूंगा जो लेगुमिनस फॉडर होते हैं जैसे बरसीम, लूसर्न, नेपियर, ऐसे जो घास होती है वो बहुत बढ़िया होती है। या फिर जो पत्ते, खासकर बकरियां पत्ते बहुत पसंद करती है, जैसे बेर, नीम, कटहल, आपका पाकड़, गूलर, पीपल, इनके पत्ते आप दे सकते हैं। और तीसरा जो 1/3 भाग रह गया उसका है सूखा चारा। सूखा चारे में भी मैं कहूंगा कि दलहनी जो भूसा होता है, चना भूसा या अरहर भूसा, वो दे। और गर्भकाल के दौरान जो गर्भकाल का अंतिम चरण होता है, जैसे लास्ट के 1 या 1.5 महीने जी, उसमें आप बकरी के आकार के अनुसार या उसके अंदर कितने बच्चे इसके अनुसार 200 से 350 ग्राम एक्स्ट्रा दाना उसको दे। और इसके अलावा दुग्धावस्था में जब वो दूध दे रही है तो 250 से 300 ग्राम दाना उसको एक्स्ट्रा जरूर दे। इसके अलावा जो प्रजनक नर होते हैं उन बकरों को भी आप 200 से 300 ग्राम दाना प्रजनन काल के दौरान अवश्य दें। जी बिल्कुल। डॉक्टर शौविक, फिर से आपका रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र सिंह जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी योगेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो योगेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए लगता हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर त्यागी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पशु स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि जो ई गोपाला ऐप है उसमें टीकाकरण संबंधित बहुत ही विस्तृत जानकारी है। और इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि शुरुआत में हमने रिपोर्ट में भी देखा था, जो आयुर्वेद पशु चिकित्सा है उसके बारे में भी जानकारी है। ये बहुत ही अनूठा प्रयास है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताइए। तो इसमें सारी सूचनाएं, जैसे आयुर्वेदिक वेटनरी मेडिसिन पर अगर हम जाते हैं, AVM इसके अंदर में मॉड्यूल है, तो उसमें अगर हम क्लिक करेंगे किसान हमारे, तो उसमें सारी सूचना आपको मिल जाएगी कि किसान को किस तरह से मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट, अगर मान लीजिए हमारा मास्टाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत महंगा होता है, तो किसान सस्ता ट्रीटमेंट इसके द्वारा कर सकते हैं। उसमें सारी जानकारी मिलेगी कि पशु के थानों के बारे में वो जानकारी चाहेगा कि किस तरह से सूजन है, क्या है, वो सारी जानकारी वो बता देगा कि मास्टाइटिस है कि नहीं, हमारा ऐप बता देगा। उसके बाद में मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको कौन कौन सी दवाइयां देनी है, किस तरह के उसको राशन को खिलाना है पशु को, जिससे कि मास्टाइटिस जल्द से जल्द उसका ठीक हो जाए। ये सारी जानकारी हमारे इस ऐप से किसानों को मिल जाती है और काफी सस्ते में। मास्टाइटिस का जो इलाज होता है, हजारों हजार रुपए किसानों को खर्च करने पड़ते हैं अगर एक बार पशु को मास्टाइटिस हो जाती है, और थन खराब होने का अंदेशा हमेशा रहता है, यानी पशु हमेशा के लिए दूध देना बंद कर देता है। स्वास्थ्य में जो आयुर्वेद चिकित्सा है वो कितना लाभकारी है या कितना उसकी जो सफलता है वो किस तरह की है? बहुत से रोगों में तो इसकी सफलता काफी
अच्छी है, जी, 100% मैं कहूंगा कि काफी है। जैसे कि मास्टाइटिस का रोग जो पशुओं में हो जाता है, मास्टाइटिस के रोग के लिए इसकी बहुत अच्छी उपयोगिता है। साथ ही साथ एनोरेक्सिया हो जाता है, पशु क्या है चारा खाना बंद कर देता है मोनालिसा जी, और जब वो चारा खाना बंद कर देता है तो पशु बीमार रहने लग जाता है, सुस्त हो जाता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, काफी पशु के वजन में घटत होती है। तो उसके लिए भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारी काफी उपयोगी होती है। उनके लिए काफी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी इस ऐप पर भी हमारे किसानों को मिलेगी और वो किसान अपने आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ मेडिसिन है जैसे कि पशुओं के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, डॉक्टर त्यागी आपको रुकना पड़ेगा, हम जानेंगे इसके बारे में। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से इस वक्त। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जयाल हक जी, हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जयाल हक जी, टीवी की आवाज पहले बंद कर दीजिएगा, बातचीत में देरी होती है। अच्छा जी हेलो, मेरा एक बकरी है। ठीक है जी, मेरा एक बकरी है, 5 महीना के बाद 2 बच्चा मर गया है, वो पेट से निकल गया है जी। हाँ, तो इसके बाद बकरी को बुखार है। ठीक है, तो हमको अभी उसको स्विच करने के लिए क्या करना चाहिए? जी जी जी, बताएं डॉक्टर शोभे, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? हाँ, तो ये आपके बकरी का जो 5वें महीने पे जो ये गर्भपात हुआ है, तो इसका मुझे ये शक है कि आपकी बकरी ब्रुसेलोसिस से ग्रसित तो नहीं है। तो आप एक काम करें, आप अपने बकरी को पहले तो नजदीकी जो पशु चिकित्सा केंद्र है वहां पे ले जाके ब्रुसेलोसिस का एक बार टेस्ट करवा ले। और अभी के लिए बकरी को मैं ये कहूंगा आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन 3 से 3.5 ml इंट्रामस्कुलर मतलब पसलियों में 3 दिन तक इसे दे, तो आपकी बकरी का ये जो बुखार है ये ठीक हो जाएगा। और ये याद रखिए कि अगर ये ब्रुसेलोसिस निकलता है जो जिस नर से ये बकरी गाभिन हुई थी, अगली बार उस नर को यूज नहीं करना है गाभिन करने के लिए। जी जी बिल्कुल जयाउल हक जी, मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव आपको मिले हैं उस पर आप जरूर अमल करेंगे। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद
धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम हेलो किसान में एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आकाश जी चंदौली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। आकाश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आकाश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 पूछिए अपना सवाल। ऐसा है कि मैं मुझे बकरी पालन करना है। ठीक है। बकरी पालन मुझे करना है तो कैसे करेंगे, मतलब? जी कैसे शुरुआत करें ये जानना चाहते हैं आप? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर शौविक, आकाश जी सुझाव चाहते हैं कि कैसे शुरुआत करें, तो क्या कहेंगे आप? आकाश जी, पहले तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया आपने डिसीजन लिया है कि आप बकरी पालन करना चाहते हैं। और चूंकि आप उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से संपर्क करें। जी www.cirg.res.in 0565 297 0999 ये इनका हेल्पलाइन है। आप यहाँ संपर्क करें। यहाँ पे वैज्ञानिक बकरी पालन और व्यावसायिक बकरी पालन पे बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग होती है, जहां तक आपको बैंक के लोगों से, नाबार्ड के लोगों से भी आपकी क्लास करेंगे कि आपको बकरी पालन के लिए लोन भी कैसे मिल सकता है, एवं आप अपने बकरियों को कैसे बेच सकते हैं, इन सब बार के बारे में आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि आप केंद्रीय बकरी अनुसंधान से संपर्क करके एक ट्रेनिंग अवश्य ले ले बकरी पालन शुरुआत करने से पूर्व। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार हरियाणा से, ओम प्रकाश जी, उनसे बात करते हैं। जी ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? ओम प्रकाश जी मेरी आवाज मिल रही है? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो हेलो जी ओम प्रकाश जी, सबसे पहले टीवी की आवाज बंद करें प्लीज। हेलो, हाँ जी मिल रही है। जी जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होगी। अपना सवाल पूछिए। हेलो ओम प्रकाश जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए। हेलो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और जो बकरी पालन है उसके बारे में हमारी यहाँ पर बातचीत चल रही है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और उसके बारे में डॉक्टर शौविक आपसे जानना चाहेंगे कि जो बकरी का स्वास्थ्य है वो बेहतर रहना ज़रूरी है, जाहिर तौर पर तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। ऐसे में किस तरह के रोगों की आशंका रहती है, और जो टीकाकरण है फिर जाहिर तौर पर ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कब और कैसे टीकाकरण कराएं? धन्यवाद मोनालिसा जी, ये आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि बकरियों का स्वास्थ्य प्रबंधन एवं टीकाकरण। देखिए, बकरियों में 5 जानलेवा बीमारियां होती है जिनके खिलाफ हमारे पास टीके मौजूद है, और ज्यादातर क्षेत्र में ये देखा गया है कि इन टीकों का ये टीके सरकार के तरफ से मुफ्त वितरण किए जाते हैं। तो सबसे पहला रोग है बकरियों का प्लेग अर्थात PPR, उसके बाद है बकरियों का चेचक रोग, उसके बाद बकरियों का खुरपका मुंहपका रोग, उसके बाद गलघोटू रोग, और उसके बाद ET अर्थात आंत विषाक्तता रोग। इन सभी के खिलाफ हमारे पास टीके मौजूद है। बकरियों का टीका तब कराया जाता है जब उनकी उम्र कम से कम 3 महीने हो गए हो। 3 महीने के बाद से टीकाकरण शुरू होता है। 2 टीकों के बीच कम से कम 15 दिन का एक अंतर रहना चाहिए। और जैसे PPR का टीका है, एक बार लगाने पे आपको 3 साल तक और लगाने की जरूरत नहीं है। चेचक का टीका साल में 1 बार लगता है, और बाकी खुरपका मुंहपका गलघोटू और आंत विषाक्तता, इन रोगों का जो टीका है ये साल में 2 बार लगते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2 टीकों में जरूर 15 दिन का अंतर हो, और टीकाकरण से पूर्व एक बार जो परजीवी रोग अर्थात कीड़े नाशक जो दवाई है वो बकरी को पिला दिया गया हो। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर शौविक, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है, बहुत ही विस्तार से बताया है बकरी पालन के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी
चलिए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर त्यागी, कई बार जो किसान हैं उनकी शिकायत ये रहती है कि विभाग की तरफ से तो कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और जो मंत्रालय है उसकी तरफ से भी योजनाएं होती है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। तो मेरे ख्याल से आपने जो बताया था कि इस ऐप के माध्यम से भी उन्हें जानकारी मिल सकती है, ये बहुत बड़ी खूबी है इस ऐप की। तो संक्षेप में इसके बारे में बताना चाहेंगे। इस ऐप से पूरी जानकारी किसानों को मिल सकती है कि भारत सरकार के कौन कौन से कार्यक्रम है, किस जगह पर चल रहे हैं, टीकाकरण के कैंप। जैसे मैं बता रहा था कि हमारा जो ऐप में एक मॉड्यूल है इवेंट मॉड्यूल, तो इवेंट से में जाकर अगर किसान भाई हमारे देखेंगे कि उसमें उनके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से कैंप लग रहे हैं, किस तरह के कैंप लग रहे हैं, टीकाकरण पशुओं को कब किया जाएगा, कौन सी दिनांक को किया जाएगा, पशु चिकित्सक कौन सी दिनांक को अवेलेबल होगा। साथ ही साथ उनको ये भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो पशु चिकित्सक आएंगे, पशुपालकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग के समूह भी बनाए जाएंगे। तो सारी जानकारी किसानों को हमारे इवेंट से मिल जाती है। तो हमने इस ई गोपाला ऐप में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की है और किसानों को काफी सूचना इस ऐप के द्वारा ही मिल जाएगी। तो सभी किसान भाई इस ऐप को डाउनलोड करें। हमारे गूगल प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को बड़ी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। पशु संबंधित तमाम तरह की जानकारियां जो है वो आपको इस ऐप से मिल जाएगी। डॉक्टर त्यागी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से हमें इस ऐप के बारे में समझाया है और बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, तो विस्तार से आज आपने जाना कि किस तरह से बकरी पालन कर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही खास तौर पर जो ई गोपाला ऐप है वो कितना लाभकारी आपके लिए हो सकता है। पशु संबंधित तमाम तरह की जानकारियां बस आपके हाथों में, आपके मोबाइल फोन में आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि जो हेलो किसान कार्यक्रम का कल का विषय है वो क्या होगा। जो अगला विषय है हेलो किसान कार्यक्रम का वो होगा शरदकालीन सब्जियों की खेती और पोषक वाटिका, यानी कि गृह वाटिका। तो सोमवार को हेलो किसान कार्यक्रम में इन विषयों पर खासतौर पर चर्चा होगी और आप भी जरूर जुड़ सकते हैं उस कार्यक्रम में। इसके अलावा अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान की कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा दें। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में हमारी इसी तरह से कोशिश रहती है कि खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जो तमाम तरह की आशंकाएं आपके मन में होती है उसका निवारण इस कार्यक्रम के जरिए हम कर पाएं। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।